हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हॉट स्प्रिंग से वापस आने के बाद वेवुशियान ने वांगजी से कहा था कि वो उसे ब्यूरियल माउंट्स का कलेक्शन दिखाएगा, इसलिए वो उसे लेकर लाइब्रेरी में आया। वांगजी ने सोचा नहीं था कि ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी होगी। ये लाइब्रेरी देखकर वांगजी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा अच्छा तो तब जब वेवुशियान ने उसे बहुत सारे म्यूजिक रिलेटेड बुक्स दिखाई। वेवुशियान ने वांगजी को कुछ बुक्स देते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो और तुम ये भी जानना चाहते थे कि मैं उस समय अपनी फ्लूट पर कौन सा म्यूजिक प्ले कर रहा था। मैंने वो म्यूजिक इन्हीं बुक से सीखा है, तुम इन्हें देख सकते हो। वांगजी सोच रहा था कि क्या इसको याद है कि वांगजी म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। पास्ट में ऐसे बहुत सारे अल्फा थे जिन्होंने वांगजी को बहुत सारे प्राइसलेस तोहफे दिए थे, लेकिन ये वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा था। इस अबांडन प्लेस पर किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है, फिर भी इस अल्फा को पता है कि वांगजी को क्या करना पसंद है और उसे क्या अच्छा लगेगा। वेवुशियान के इस गेस्चर से वांगजी को बहुत अच्छा लगा था। वो टच्ड फील कर रहा था। वांगजी ने वेवुशियान को थैंक्स करके उन स्क्रॉल्स को खोला। जब उसने उन म्यूजिकल नोट्स को देखा तो उसने पाया कि ये न वांगजी की ग्यूजिन के लिए है और ना ही वेवुशियान की डिजी के लिए, बल्कि ऐसे म्यूजिकल नोट्स तो उसका ब्रदर बजाता है। वांगजी इंटरेस्ट के साथ उन म्यूजिकल नोट्स को देख रहा था। वेवुशियान का रिसेंटफुल एनर्जी पर जो कंट्रोल था वो भी इन म्यूजिकल नोट्स की वजह से नहीं था। फिर भी वांगजी ने उन म्यूजिकल नोट्स को नोट कर लिया। उन स्कोर्स में बहुत सारा कंटेंट था। कुछ सिर्फ सिंपल म्यूजिक थे और कुछ कल्टीवेशन एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। वांगजी वहीं साइड में बैठा हुआ उन म्यूजिकल नोट्स को बहुत ही बारीकी से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वांगजी ने रियलाइज किया कि वेवुशियान की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए उसने चारों तरफ देखा तो वेवुशियान पास के ही टेबल पर बैठा सो रहा था। वांगजी ने उसे देखकर अपने हेड को शेक किया। वो सोच रहा था कि ये अल्फा इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कैसे सो सकता है। वांगजी समझ गया था कि क्यों वेवुशियान वहां पर चुपचाप सो गया है, ताकि वो वांगजी को परेशान न करे। इस चीज के लिए वांगजी उसका बहुत आभारी था। शायद वेवुशियान बहुत ज्यादा बोर हो गया है, इसलिए वो ऐसे सो गया, या फिर वो इसलिए इतना थक गया क्योंकि जो काम वो ब्यूरियल माउंट्स में करने आता है वो बहुत ज़्यादा थका देने वाला है। वांगजी सोचने लगा कि यीलिंग लाओजा वेवुशियान से क्या काम करवाता होगा, और ऐसा क्या हुआ होगा कि वेवुशियान यहाँ यीलिंग लाओजा के साथ फंसा हुआ है और उसे उसका काम करना पड़ता है। ये सोचकर ही वांगजी अपसेट हो गया था। वो दोनों ही यहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन शायद कभी कोई ऐसा दिन आए जिस दिन वांगजी भी वेवुशियान की तरह फ्रीडम से ट्रैवल कर सके। ये सब कुछ सोचकर वांगजी को एक होप मिल रही थी जिसे वो कंट्रोल भी करना चाहता था। वो नहीं जानता कि यीलिंग लाओजा उसे कब तक यहाँ बांध कर रखेगा। उसे एमलेसली इस चीज़ का वेट करना पड़ेगा। इन सभी थॉट्स को साइड करके वांगजी वेवुशियान के पास गया। वेवुशियान के पास से वांगजी को उसकी स्पाइसी अल्फा सेंट महसूस हो रही थी। वांगजी कभी भी किसी अल्फा सेंट के क्लोज नहीं रहा था और ना ही वो स्पाइसी स्मेल को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन वेवुशियान की स्मेल कुछ अलग है। उसे ये बहुत ज्यादा पसंद है। वेवुशियान की सेंट मस्कुलाइन और वार्मिंग है। वांगजी इस सेंट में लिपट जाना चाहता है। वांगजी ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने वेवुशियान की बेयर चेस्ट के पास जाकर उसके सेंट ग्लैंड को स्मेल किया। वांगजी ने इस तरीके का शेमफुल बिहेवियर पहले कभी भी नहीं किया था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसका ऐसा करते ही वेवुशियान जाग गया। वेवुशियान ने ग्रोन करके कहा, तुम क्या कर रहे हो? इस पर वांगजी ने उसकी तरफ देखा। वेवुशियान वांगजी का नाम लेता है। वांगजी ने उसे थोड़ी देर देखा और उसके बाद कहा, तुम सो गए थे। इस पर वेवुशियान ने कहा,
ओह सॉरी अजान, वो क्या है ना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि तुम उन स्कोर्स को बिना डिस्टर्ब हुए देखना चाहते होंगे। तभी वांगजी ने कहा थैंक यू। उसने नीटली रखे हुए उन स्कोर्स की तरफ इशारा करके कहा क्या मैं उन्हें साइड कर दूं? इस पर वेवुशियान ने कहा हाँ हाँ ज़रूर, और तुम कुछ और भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, जो भी तुम्हें पसंद हो। इन स्कोर्स को और कोई भी नहीं देखता है, इन्हें छुपा कर ही रखा जाता है। ये सुनकर वांगजी कहता है क्या यीलिंग लाओजा ऑब्जेक्ट नहीं करेगा? इस पर वेवुशियान ने स्माइल करके कहा उसकी चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि यीलिंग लाओजा यहाँ पर कभी आएगा भी। अगर तुम्हें कभी भी यहाँ पर आना हो तो वेंचिंग को बता देना, वो तुम्हें ज़रूर परमिशन दे देगी। इस पर वांगजी ने कहा थैंक यू, मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। ये सुनकर वांगजी का फेस सॉफ्ट हो गया था। वो कहता है अजान, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बिल्कुल फ्री हो, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, जहाँ पर जाना चाहते हो जा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम देख सकते हो। हाँ, ये क्लाउड रेसेस जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं। वेवुशियान की बात सुनकर वांगजी ने फ्रोन किया। वो सोच रहा था कि उसने वेवुशियान को कब क्लाउड रेसेस के बारे में बताया, लेकिन वेवुशियान के चेहरे की स्माइल और होप देखकर वांगजी ने सोचा कि शायद उसने वेंचिंग से बात की होगी और वेंचिंग ने ही वेवुशियान को क्लाउड रेसेस के बारे में बताया होगा, क्योंकि वांगजी को अपनी मेमोरी पर पूरा भरोसा है कि उसने वेवुशियान को क्लाउड रेसेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। यही सोचकर वांगजी ने अपने थॉट्स को क्लियर किया। उसने कहा थैंक यू मुझे ये सब कुछ दिखाने के लिए, इन सब की वजह से मुझे मेरे घर की याद आ गई। वेवुशियान की आंखों में काइंडनेस थी। उसने वांगजी को देखते हुए कहा मुझे सच में खुशी है अजान कि तुम्हें ये पसंद आया, तुम ये सब कुछ डिजर्व करते हो। यहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो तुम सब डिजर्व करते हो। वांगजी ने जेंटली अपने हेड को शेक किया। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। ये देखकर वेवुशियान की तो सांसें ही रुक गई थी। उसकी सेंट और ज़्यादा स्प्रेड होने लगी। इससे पहले कि वांगजी उस सेंट को स्मेल करता, वेवुशियान ने उसे कंट्रोल कर लिया और वो ऑकवर्डली हंसने लगा। विंग कहता है अजान, लंच का टाइम हो गया है, मुझे लगता है अब हमें सबके पास चले जाना चाहिए। इस पर वांगजी ने भी अग्री किया और वो वेवुशियान के पीछे पीछे जाने लगा। वांगजी सोच रहा था कि खेतों में काम खत्म होने के बाद वो फिर से लाइब्रेरी में आएगा। अगर वेवुशियान यहाँ से चला भी गया तो लाइब्रेरी में उसका टाइम पास हो जाएगा। वांगजी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता था कि क्यों उसे वेवुशियान के साथ इतना अच्छा लग रहा है। जब वो लोग दूसरे लोगों के पास भी आ गई तब भी वेवुशियान की बातें बंद नहीं हो रही थी। उसकी हंसी तो वांगजी के कानों में हर जगह गूंज रही थी। वेवुशियान उस सेटलमेंट में रहने वाले एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रहा था। वो दोनों ही खेतों में दौड़ रहे थे और मिट्टी में खेल रहे थे। उनके कपड़े भी बहुत गंदे हो गए थे। वांगजी उनके चेहरे के जॉय को देख सकता था। वांगजी ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके के प्लेस पर भी कोई बच्चा बड़ा हो सकता है, जहाँ पर सिर्फ डेट्स और रिसर्मेंट एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनके बच्चे उसी तरीके से बड़े होते हैं जैसे क्लाउड रेसेस के आसपास के गांव के फार्मर्स के बच्चे। लेकिन उसका चाइल्डहुड इन सब से बहुत ही अलग था। वेवुशियान जिस तरीके से बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, वांगजी इसके बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन उसकी हंसी, वो उस हंसी के लिए कैसे प्रोटेस्ट कर सकता है। अब लाइब्रेरी में विजिट करना वांगजी का एक रूटीन सा बन गया है। वेवुशियान उसे हमेशा कंपनी देता है और बहुत ज़्यादा बातें करता है। वांगजी को बहुत सी नई चीज़ों के बारे में भी बताता है। वो लोग सेक्ट और कल्टीवेशन को लेकर भी डिबेट करते हैं। वांगजी समझ गया है कि ये अल्फा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये फ्रस्ट्रेटिंग तो है लेकिन साथ ही बहुत ही थ्रिलिंग भी। वांगजी वेवुशियान जैसे पर्सन से आज से पहले कभी नहीं मिला। क्लाउड रेसेस में भी क्लासेस चैलेंजिंग होती थी, लेकिन सिर्फ मेमोराइजिंग वे में। वेवुशियान के आइडियाज़ तो कल्टीवेशन को लेकर कुछ अलग ही थे और साथ ही रिसेंटफुल एनर्जी को लेकर भी।
वांग जी वेवुशियान के थॉट से बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अल्फा को पता नहीं है। ये चीज़ वांग जी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड कर रही थी। इस अल्फा के वर्ड तो लान वांग जी जैसे चुप रहने वाले इंसान को भी बोलने के लिए मजबूर कर रहे थे। पहले पहले तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा अननोइंग फील करता था, लेकिन अब जैसे जैसे वेवुशियान उससे क्वेश्चन पूछता है, वांग जी के मुंह से अपने आप आंसर आते रहते हैं। और वैसे भी वेवुशियान की बातों को इग्नोर तो किया नहीं जा सकता। अगर वो इन्हें इग्नोर करने की कोशिश करेगा तो वेवुशियान पीछे पीछे आएगा। उसके मुंह से शब्द ऐसे निकलते हैं जैसे नदी बह रही हो, अनस्टॉपेबल। जल्दी ही वांग जी ने भी ये रियलाइज कर लिया कि वो वेवुशियान के साथ बहुत कंफर्टेबल है और धीरे धीरे अपने सीक्रेट उसके साथ शेयर कर रहा है। वो दोनों फ्लावर से रिलेटेड एक बुक्स देख रहे थे। उसमें एक जेंटियन फ्लावर्स के बारे में लिखा हुआ था। वांग जी ने वेवुशियान को बताया कि ये उसकी मदर का फेवरेट फ्लावर है। और ये बताते बताते ही वांग जी अपनी माँ की यादों में भी खो गया। एक बार वेवुशियान वांग जी के कीचड़ में गंदे हुए पैरों को धो रहा था, क्योंकि वांग जी आयुआन के साथ खेलने गया था। वो दोनों ही 1 घंटे तक खेत में इधर उधर दौड़ते रहे। वांग जी ने धीरे से कहा कि उसे कभी भी बचपन में खेतों में खेलने की परमिशन नहीं थी। इस बात पर वेवुशियान ने उसकी तरफ डिसबिलीफ में देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पिटी नहीं थी और उसने वांग जी से प्रॉमिस किया कि वो उसके साथ फील्ड में खेलेगा। इसके लिए वांग जी ने मना किया, लेकिन वो अक्सर वेवुशियान और आयुआन को खेतों में खेलते हुए देखता रहता है। वेवुशियान सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है, उन्हें अपनी प्रीशियस से प्रीशियस चीज भी दे देता है। वांग जी को पता चला कि वेवुशियान भी एक ऑर्फन है। उसके पेरेंट्स भी ट्रैवलिंग कल्टीवेटर्स थे। उसे ये भी पता चला कि वेवुशियान ने खुद ही इस ब्यूरल माउंट्स की मिट्टी में अपने लिए चिलीज उगाई है। उसने बहुत मेहनत की है उन्हें उगाने में। उसे ये भी पता चला कि वेवुशियान जहाँ भी जाता है वहाँ की प्रिटी गर्ल्स के साथ फ्लर्टिंग ज़रूर करता है, ताकि उसे वो लोग एक्स्ट्रा फ्रूट्स या फिर एक्स्ट्रा बन्स दे दें। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील हुआ, लेकिन उसने इस फीलिंग को इग्नोर किया। वांग जी को महसूस हो रहा था कि वो वेवुशियान के बारे में बहुत कुछ जानने लग गया है। इतना तो उसने किसी के बारे में भी नहीं जाना होगा। उसके पहले दोस्त बनते थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग कल्टीवेशन में उससे फेवर ले सके। लेकिन जैसी क्लोजनेस उसे वेवुशियान से मिलती है, आज तक ऐसी क्लोजनेस उसे कभी भी फील नहीं हुई। लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि वो इस क्लोजनेस को फिर से मिस करने वाला है। वो इसे फिर से खो देगा, क्योंकि उसके दिमाग में यीलिंग लाउजा का थ्रेट घूम रही थी। वो सोच रहा था कि वो तो यीलिंग लाउजा को बाउंड है, उसे अभी अपना प्राइस भी पे करना है। उस रात के बाद यीलिंग लाउजा वांग जी को कभी भी नहीं दिखा था, लेकिन वांग जी जानता था कि कभी न कभी तो वो उसके पास अपना प्राइस लेने आएगा। वेवुशियान के साथ जो ये एमलेस दिन वो बिता रहा है, कभी न कभी ये खत्म हो जाएंगे। वांग जी खुद में ही सोच रहा था कि जो पर्सन हमारे सामने है उसे मिस करना कैसा होता है। शायद ऐसा ही होता होगा जैसा अभी मैं वेवुशियान को लेकर फील कर रहा हूँ। वेवुशियान जब भी स्माइल करता है, वांग जी को अपने अंदर कुछ अलग सा फील होता है। जब भी ये अल्फा उसके करीब आता है, वो चाहता है कि ये उसके करीब ही रहे। वांग जी इस अल्फा की सेंट को महसूस करना चाहता है, इसे गले लगाना चाहता है। वांग जी चाहता है कि वो वेवुशियान के साथ ऐसे रहे जैसे वो उसका सेफ जोन हो, लेकिन वो खुद को ये सब कुछ फील करने की परमिशन नहीं दे सकता है। जब वो लोग दूर होंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। वांग जी जानता है कि कोई भी अल्फा एक ऐसे ओमेगा को नहीं चाहेगा जिसका वर्च्यू पहले ही कोई ले चुका हो, और वो एक मॉन्स्टर को बाउंड है। वेवुशियान के साथ बिताए हुए ये दिन वांग जी के जिंदगी के सबसे अच्छे दिन हैं, लेकिन ये उसकी लाइफ में ज़्यादा नहीं रहेंगे। उसे अपनी मदर की लेगेसी को आगे बढ़ाना है। वो अपनी मदर के फेट के साथ ही पैदा हुआ और उसे ही आगे बढ़ा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी
अपने कपड़ों को धोने के लिए हील्स के पीछे जो स्ट्रीम है वहां पर गया। उसने धोकर अपने कपड़ों को साइड किया। वो जानता है कि इन कपड़ों को धोने का कोई फायदा नहीं है जब उसे अभी खेतों में जाकर फिर से इन्हें गंदा करना है। आज दिन बिल्कुल साफ है और सूरज चमक रहा है, लेकिन इसके अपोजिट वांग जी का मूड बहुत ही ज़्यादा खराब। उस नदी का पानी बहुत ही ठंडा और क्लियर है, लेकिन वांग जी को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो उस ठंडे पानी में गया ताकि उसका माइंड शांत रह सके और वो अपने टास्क पर ध्यान दे सके। वांग जी को याद है कि अभी उसे येलिंग लाओजा के बारे में भी पूछना है। वेंचिंग को सब कुछ पता है, उसे इस सेटलमेंट की हर जानकारी रहती है, इसलिए वांग जी हर बार उसे ही ढूंढता रहता है। ब्यूरियल माउंट्स में रहते रहते वांग जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया है। वो तो ये भूल ही गया है कि वो यहाँ पर क्यों आया था और बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उसे कुछ भी खबर नहीं है। वै wuxian की वजह से वो सारी दुनिया को भूल गया है। वांग जी अपने कपड़ों को जोर जोर से रगड़ रहा था ताकि वो वै wuxian के बारे में सोचना बंद करे। उसके लिए सबसे पहला उसकी ड्यूटी और उसका सेक्ट है। जिस दिन से येलिंग लाओजा ने उसे उस तरीके से छोड़ा था, उस दिन से वांग जी को अपने सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। उसने उस डीमन पर भरोसा किया, लेकिन अभी भी उसे अपने सेक्ट की कोई खबर नहीं है। उसे फिर से जाकर येलिंग लाओजा से इस एग्रीमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी बॉडी और अपना सब कुछ ही उसे क्यों ना देना पड़े। लेकिन अपने इस थॉट पर ही वांग जी शिविर करने लगा। वो अपने अराउजल के बारे में सोच रहा था। वांग जी को अच्छा नहीं लगता जब वो डीमन उसे छूता है, लेकिन वो क्या करे, उसकी बॉडी तो बिल्कुल ही अलग रिएक्ट करती है। इस डीमन से पहले वांग जी ने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। किसी के भी टच के लिए वो कभी भी ओवरवेल्म नहीं हुआ। वांग जी के दिमाग में उस रात की कुछ मेमोरीज घूमने लगी, जिसमें वो डीमन वांग जी को छू रहा था। वांग जी इतने ठंडे पानी में था, फिर भी उसकी बॉडी की हीट को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो मेमोरीज वांग जी के दिमाग में उसकी सेंट के साथ चलने लग गई। येलिंग लाओजा का चेहरा धीरे धीरे वै wuxian के चेहरे में बदल गया। अब उसे वै wuxian की सेंट और उसका टच महसूस हो रहा है। येलिंग लाओजा का वो शेडोई फेस वै wuxian के स्माइली फेस में बदल गया। अब वांग जी को वै wuxian की सेंट महसूस हो रही है। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और वो खुद को ही वै wuxian को याद करके छूने लगा। अब उसे पूरी हवा में वै wuxian की सेंट महसूस हो रही थी। वो वै wuxian के टच को वेलकम करेगा। अगर वै wuxian उसे छुएगा तो वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा, जैसा वो येलिंग लाओजा के साथ करता है। लेकिन ये सब कुछ उसकी एक इमेजिनेशन है। वो सल्फा को जानता ही कितना है। वो सिर्फ वै wuxian की हंसी की आवाज़ जानता है। वो उसकी ब्राइट स्माइल जानता है, उसके होंठों से निकलने वाली स्टोरीज को जानता है, उसके द्वारा किए जाने वाले म्यूजिक कल्टीवेशन को जानता है। वो वै wuxian के टीजिंग वर्ड्स को जानता है जो उसे हर समय एंटरटेन करते हैं। लेकिन कौन सा अल्फा एक ऐसे ओमेगा को एक्सेप्ट करेगा जिसने अपना वर्च्यू खो दिया हो। वांग जी की बॉडी तो उस अल्फा के टच के लिए क्रेविंग कर रही है। लान वांग जी वै wuxian की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि जब वो यहाँ से निकले और अपना सेक्युलरिज्म पूरा करे, तब वो वै wuxian को भी क्लाउड रेसेस में बुलाए, उसके साथ समय बिताए, उससे कहानियाँ सुने और उसके साथ अपना कल्टीवेशन करे। लेकिन अगर ये सब कुछ वै wuxian चाहेगा तभी तो। वांग जी सोच रहा था कि कैसा होता अगर उसे अपना वर्च्यू ना खोना पड़ता, या फिर वो कोई ओमेगा ना होता, एक अल्फा होता या एक बीटा होता। कैसा होता अगर उसे अपना कल्टीवेशन पूरी दुनिया को दिखाने का मौका मिलता, अगर वो इस तरीके की सिचुएशन में न फंसता। वांग जी ने अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने स्ट्रीम से अपने कपड़ों को बाहर निकाला और उनको अच्छे से साफ किया। उसके बाद उसने अपने कपड़े पहने और वहां से वापस आ गया। ये लगातार चौथा दिन था जब वांग जी वेंचिंग से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसकी मीटिंग येलिंग लाओजा से करा दे। एक हफ्ते से वांग जी डेस्परेट हो गया था।
उसे अपनी फैमिली के बारे में जानना था। गांव का एक सिंगल पर्सन भी उस वॉर के बारे में बात नहीं कर रहा था, और अगर वांग जी किसी से पूछता भी था तो वो लोग बिना उसका जवाब दिए वहां से चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये ब्यूरियल माउंट्स बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, या फिर ये कहीं छुपा हुआ है। वांग जी ने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया था, अब उसे जल्द येलिंग लाओजा से मिलना ही पड़ेगा। वांग जी ने अपने कमरे में जाकर वहां पर अपना सामान रखा और उसके बाद वो फिर से वेंजिंग को ढूंढने गया। वेंजिंग को ढूंढना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि वो इधर उधर भटकती रहती थी। थोड़ा ढूंढने पर वेंजिंग वांग जी को किचन के पास मिल गई। वांग जी को देखकर वेंजिंग बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी। इससे पहले कि वांग जी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता, वेंजिंग ने उससे कहा, येलिंग लाओजा वापस आ गया है, वो आज तुमसे मिलेगा। हाय एवरीवन, आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।